श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। प्रदेश में अभी से गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि इस साल अप्रैल से जून तक देश के अधिकांश भाग में गर्मी के कई जबरदस्त दौर देखने को मिल सकते हैं। गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं देखने में आती हैं। छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक भूभाग में वन हैं। वनों में आग लगने की घटनाओं का क्या कारण होता है, इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुख्य वन संरक्षक सतर्कता श्री वीपी सिंह। श्री सिंह वर्ष 2002 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। सिंह साहब, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, वनों में आग लगने के क्या कारण होते हैं, इससे कैसे बचा जाए, इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के वन हैं और इनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। वनों के प्रकार जो क्लासिकल क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का, वो दो तरह के मुख्य ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहेंगे हिंदी में जी, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस दो कैटेगरी में हमारे प्रदेश का पूरा वन आता है और इसको मुख्य तौर पे आप तीन तरह के भागों में विभाजित कर सकते हैं: साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन। साल वन लगभग 40% क्षेत्र में है, भूभाग जो भी जब वन का भूभाग है, और लगभग 50% क्षेत्र है मिश्रित वन में, और लगभग 10% वन सागौन वन की श्रेणी में आता है। लगभग 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा छत्तीसगढ़ का टोटल भूभाग है, जिसमें लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 44% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की श्रेणी में आता है, और लगभग 20,000 गांव जो हमारे हैं प्रदेश के जी, उसमें से लगभग 8,000 गांव जो वन सीमा से 5 किलोमीटर के अंदर में है। सर, वनों में गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि वनों में आग लगने की कई घटनाएं होती हैं। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग लगने का जो सबसे प्रमुख कारण आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें हम पाते हैं कि ये जो लघु वनोपज का संग्रहण, लघु वनोपज दो पार्ट में होता है। एक महुआ के फूल और के संग्रहण जी, और दूसरा लगभग वही समय होता है जब तेंतु पत्ता के बूटा कटाई, जिसको कहते हैं प्रूनिंग होती है जी, बुशेस के। तो लगभग ये दोनों काम एक साथ होता है प्रदेश में। महुआ का फूल इकट्ठा करने के लिए गांव वाला सामान्य तौर पे पेड़ के नीचे सफाई करने के बजाय वो आग लगा के जला के चला जाता है, और वो धीरे धीरे फैलती है। तो महुआ के पेड़ नॉन फॉरेस्ट लैंड में भी हैं और फॉरेस्ट लैंड में भी हैं जी। ग्रामीण आमतौर पे जो प्रैक्टिस करते हैं वो यही करते हैं कि पत्ते को जला दिया, जमीन साफ हो गई, फिर फूल गिरता है तो वो उसको कलेक्ट करते हैं। और तेंदुपत्ता की प्रूनिंग के लिए नॉन फॉरेस्ट लैंड में तो उसकी कटाई की जाती है जी, लेकिन फॉरेस्ट लैंड में होता है वो चूंकि बहुत बिखरे हुए क्षेत्र में रहता है तो उसकी प्रूनिंग नहीं होती। तो उसको प्रूनिंग करने के बजाय गांव वाले अपनी इच्छा से या लालच देके उनसे आग लगवाई जाती है। तो ये दो प्रमुख कारण होते हैं आग लगने के। इसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे मान लीजिए राहगीर जा रहे हैं, कोई बीड़ी पी के सिगरेट पी के चढ़ा दिया जी, कहीं लाइटनिंग हो रही है, बिजली के तार हैं, हवा से अगर एक्सीडेंटली चमके और नीचे पत्ता गिरा रहता है, चूंकि देखा है यहाँ के फॉरेस्ट आमतौर पे पर्णपाती वन की श्रेणी में है, मतलब पत्ते एक सीजन में पूरी तरह गिर जाता है। तो फरवरी, लगभग 15 फरवरी के बाद यहाँ की जंगलों की जमीन की सतह लगभग 6 इंच से लेकर 1 फीट मोटी पत्तों की मोटी परत होती है। एक आग की चिंगारी पाई और वो तेजी से जलने लगता है, इस तरह से फैलता है जी। सर, यदि हम देखें अपने छत्तीसगढ़ में तो कौन से वन क्षेत्र आगजनी की इन घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं आमतौर पर, जिन्हें हम संवेदनशील मान सकते हैं? यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में जो आग की घटनाएं होती हैं आमतौर पे मार्च और अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा होती हैं जी। तो मार्च का महीना जब शुरू में होता है तो नॉर्थ साउथ, तो साउथ पोर्शन जो कि जल्दी गर्म होता है, तो सबसे पहले आग की घटनाएं साउथ में होती हैं। बस्तर संभाग, चूंकि वहां पे डिस्टर्बेंसेस के कारण
हमारी पहुंच बहुत हर जगह पर नहीं हो पाती, तो हमारी जो स्कीम है वो विशेषकर जो पब्लिक को अवेयरनेस करने की स्कीम है वो बहुत इफेक्टिवली हम लागू नहीं कर पाते। तो बस्तर संभाग बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में मार्च महीने में जलता है, विशेषकर वहां पे बीजापुर जिला और सुकमा जिला, ये 2 मार्च महीने में अभी जैसे इस साल की जो फायर रिपोर्ट चल रही है और हर साल देखा जाता है कि इनिशियल स्टेज में बस्तर, बीजापुर का टेरिटोरियल, सुकमा टेरिटोरियल और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 भागों में आग की घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में होती हैं। इसके बाद ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे गर्मी बढ़ती जाती है, मतलब महुआ का सीजन आने के साथ साथ ऊपर जो ही आते जाएंगे ठंडक कम होती जाती है, तो महुआ का सीजन भी लेट होता है ऊपरी पोर्शन में, नॉर्थ पोर्शन में। तो बाद की स्टेज में नॉर्थ, विशेषकर सरगुजा संभाग, यहाँ पे सरगुजा संभाग के लगभग प्राय सभी जिले और बस्तर संभाग के प्राय सभी जिले, ये बहुत ही हाईली प्रोन एरिया है आग के लिए। और आग की घटनाओं में आप पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो बलरामपुर, बीजापुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ और सेंट्रल पार्ट में धमतरी, गरियाबंद, ये सब एरिया बहुत है। इंद्रावती, उदंती सीता नदी का टाइगर रिजर्व का एरिया जो है वो बहुत संवेदनशील इलाका है आग। सिंह साहब, जैसे आपने बताया कि ये क्षेत्र की भी पहचान की गई है कि आमतौर पर यहाँ पर आग लगती है, आग लगने के क्या कारण होते हैं ये भी पता है। तो ऐसे में जो भी हमारे आदिवासी जन हैं या वनवासी लोग हैं जो वहां पे लघु वनोपजों का संग्रहण करने जाते हैं, तो उनको जागरूक बनाने के लिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, वो क्या सावधानी बरतें? तो सबसे पहले तो बताइए उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए? क्योंकि इस समय आकाशवाणी को, आपके इस कार्यक्रम को वो लोग भी सुन रहे हैं जो दुर्गम इलाकों में है, वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी सुन रहे हैं, तो उन तक ये बात पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं आग लगती है तो आगे चल के उनको भी तो नुकसान ही होता है, उनकी आजीविका पर भी इसका असर पड़ता ही होगा, और बाकी जो दुष्प्रभाव पड़ता है उस पर तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि किस सीजन में आप देख रहे हैं। आग का जो सीजन है प्रिवेंटिव एक्शन का पार्ट वन विभाग दिसंबर महीने से शुरू कर देता है अपना एक्शन। अच्छा, और वो 15 फरवरी तक करता है। किस तरह के एक्शंस होते हैं, किस तरह के उपाय होते हैं ये? उसमें ये होता है कि पब्लिक को अवेयरनेस करने का, मतलब जागरूक करने का प्रोग्राम, जगह जगह वन प्रबंधन समितियां, लगभग 8000 वन प्रबंधन समितियां हमारी महुआ कलेक्शन के लिए भी तरह तरह के नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नेट लगा के, मतलब नीचे पत्ता जलाने का काम। उन्हें क्या क्या बताते हैं आप? उन्हें हम पहली चीज ये बताते हैं कि कहीं भी आग न लगाएं। जैसे महुआ के पेड़ हैं उसको सफाई कर दें, एक बार सफाई करने से वो नहीं क्लीन होता, पहली बार सफाई करेंगे तो उसके बाद जो पत्ते गिरते रहते हैं नियमित 15-20 दिन तक, तो वो बार बार जब भी जरूरत पड़े आपको कि पेड़ के नीचे सफाई करना है तो वो आग लगा के ना, झाड़ू लगा के सफाई करें। और इसके बाद मान लीजिए वन क्षेत्रों में घास के लिए भी आग जैसे लगाते हैं तो वो काम भी न करें। और आग लगते हुए अगर कहीं देखें, उससे पहले भी आग की घटनाएं शुरू हो जाती हैं तो वो तत्काल उसको बुझाने का काम करें। और आग लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे मान लीजिए महुआ के पेड़ के नीचे आप आग लगा दिए तो महुआ जो गिरा वो तो राख में गिरा, तो उसकी क्वालिटी, उसका दाम नहीं मिलेगा अच्छे से, बल्कि पत्ते के ऊपर रहेगा तो और साफ रहेगा तो उसका क्वालिटी, उसका रेट अलग ही रहेगा। तो इस तरह की चीजें होती थी। कहीं भी इस तरह के काम के लिए, विशेषकर लघु वनोपज संग्रहण के लिए आग न लगाएं। अपने आसपास अगर आग लगी हुई है तो उसको तत्काल बुझाएं, ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है आग को बुझाने की। सबसे पहले रोकथाम जो मैं बता रहा था कि दिसंबर महीने से हमारी कार्रवाई शुरू हो जाती है, कि उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक बनाते हैं जगह। जैसे एक जंगल एक कंटिन्यूअस पैच है तो उसमें जगह जगह फायर लाइन बनी रहती है। जैसे मान लीजिए आग लगते लगते गए तो लाइन क्या करती है, वो अवरोधक का काम करता है। आरक्षित वनों में लगभग 40 फीट चौड़ी, 12 मीटर चौड़ी, 12 मीटर चौड़ा, 12 मीटर चौड़ी एक पट्टी बनती है। अच्छा, उसकी सफाई करके उसको आदमियों की निगरानी में उसको जला के एकदम साफ सुथरा रखा जाता है, जिससे आग लगते हुए जाए तो वो एंड वहीं रुक जाए। तो इस तरह की फायर लाइन कटाई, सफाई और जलाई का काम चलता है। इसके बाद फिर फॉरेस्ट स्टाफ की ट्रेनिंग, प्लस हम फायर वॉचर रखते हैं। हर बीट में लगभग 3500 बीटें हैं हमारे यहाँ फॉरेस्ट में, तो हर बीट में फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। और जो सैटेलाइट के आधार पे हमको इमेजेस पिछले 8-10 सालों में मिली रहती हैं, 15 सालों में, उसके आधार पे हम फायर प्रोन एरिया का आइडेंटिफाइड करते हैं कि कौन कौन से इलाके फायर प्रोन है, जहां आग सामान्य तौर पे जल्दी जल्दी लगती हैं और तेज लगती हैं। तो उन जगहों को पहचान के वहां के लोगों को ट्रेन करते हैं और वहां पब्लिक पार्टिसिपेशन का प्रयास करते हैं। हम वन प्रबंधन समितियों की बैठक करके ऐसे जो वॉलंटियर होते हैं उनको पहचान करते हैं, उनके मोबाइल को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो जिससे सीधे उनको भी मैसेज जाता है। तो इस तरह से जागरूकता करके, और दोनों जब ज्वाइंट एक्शन, पब्लिक का और अपना एक्शन, ये हम अपनी टीम तैयारी कर देते हैं। 15 फरवरी के बाद वो जो कंट्रोल बर्निंग और ये जो प्रिकॉशन की कार्रवाई एकदम स्ट्रिक्टली मना रहती है। अच्छा, कि कहीं नहीं जला सकते हम, जो जलता है उस पर तत्काल हम मैसेज मिलते ही पहुंचते हैं और
प्रयास करके उसको बुझा लेते हैं। ये कि कहीं भी आग लगने की कोई घटना नहीं होना चाहिए। हाँ। ये लोगों को पूरे निर्देश होते हैं, वहां पर एक समझाइश होती है कि जंगल में कहीं कोई आग ना लगाए, और यदि आग कहीं पे हो तो उसको फायर फाइटिंग जो मेजर्स हैं वो किए जाते हैं। तो ये तो आपने बताया कि आग क्यों लगती है, उसके मुख्य कारण क्या है, क्षेत्र कौन से होते हैं जो संवेदनशील हैं। ये जो आगजनी की घटनाएं होती हैं वनों पर, उनका वनों पर, पर्यावरण पर, वन्य प्राणियों पर और जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो आबादी है, उस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? अभी देखिए, आजकल एक बहुत बड़ा विषय चर्चा का बना हुआ है क्लाइमेट चेंज। जी बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन। जी, मतलब बिना मौसम के बारिश हो रही है जी, गर्मी तेज बढ़ती जा रही है। उसका मूल कारण क्या है? वातावरण में कार्बन ज्यादा से ज्यादा छोड़ा जा रहा है। जी, तो ये जो आग लगती है, ये बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब इतने बड़े में, औसतन छत्तीसगढ़ में लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर जंगल हर साल जलता है। अब उसमें देखिए डेब्रिस होती हैं, पत्ते रहते हैं जी, जितने फ्लोरा फौना है, मतलब छोटे छोटे फौना जो भाग नहीं सकते, जलने वाले लोग भाग जाते हैं, जो एक जगह पे है आग में सब जल के नष्ट हो जाते हैं। जी, वो सब नष्ट होने से जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, मतलब एक फिगर बताऊंगा आपको मैं जी, कि जो कार्बन उत्सर्जन है छत्तीसगढ़ में, जी, एक स्टडी हुई तो फरवरी के महीने में लगभग 1,68,000 मैट्रिक टन कार्बन वातावरण में छत्तीसगढ़ में विभिन्न कारणों से जी, होता है। लेकिन वही जब मार्च और अप्रैल के महीने में जाते हैं तो मार्च में है लगभग 49,36,856 मैट्रिक टन का। मतलब मेन इसका कारण जो फॉरेस्ट ही है जी, वो उन 2 महीनों में सबसे ज्यादा कार्बन उगल रहे होते हैं। बहुत बड़ा कारक यही बन रहा है जी, कार्बन का उत्सर्जन। इसके अलावा जो नुकसान होता है, जिससे मान लीजिए यंग कॉपीज, मतलब पौधे निकले हुए हैं, छोटे पौधे जो 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, जी, वो तो आग का लेयर चलती है तो पूरा जला के राख कर देती है। जी। मान लीजिए कहीं पे आग लग गई, कि आपकी जानकारी में आया कि इस क्षेत्र में आग लगी हुई है, तो फिर आग को बुझाने के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है? वन विभाग अब कौन सी आधुनिक तकनीक अपनाया जाता है? उस वक्त क्या एक्शन लिया जाता है, ये भी बताइए। देखिए, सैटेलाइट से सूचना देने का सिस्टम 2004 से चल रहा है। जी, पूरे देश में चल रहा है FSI के माध्यम से। जी, FSI क्या करती है, 2004 से 17 तक वो 24 घंटे में एक बार मैसेज आता था, जी, और उसके बाद वो 2 बार शुरू कर दिए हैं। वो क्या करते हैं, नेशनल सेंसिंग सेंटर से जी, एक मैप लेते हैं और उस मैप को आपके जैसे राज्य के मैप पे डाल दिया, जी, मतलब पूरे इंडिया के मैप पे डाल दिया, और इसके बाद जो जो आग के पॉइंट रहते हैं जी, उसको वो संबंधित राज्य को सूचना दे देते हैं। हमारे यहाँ FMIS डिवीजन है, तो वो क्या करते हैं, जो उनकी सूचना रहती है वो राज्य के मैप पे कोऑर्डिनेट फॉर्म में डालते हैं, और वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में डाल के फिर देखते हैं कि कौन कौन से आग के बिंदु फॉरेस्ट एरिया में है। इसके बाद फिर वो जो हमारी मैनेजमेंट की यूनिट, लोवेस्ट मिन्यूट यूनिट है, बीट, वो कौन से बीट में है, कौन से डिवीजन में है, जी, कौन से सर्किल में है, सबको SMS के थ्रू इन्फॉर्मेशन फटाफट, ये ऑलमोस्ट रियल टाइम पे, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग से मैप मिलते ही और लगभग 2 घंटे के अंदर वो सूचना फील्ड में होती है। और वो सूचना पाने के बाद हमारे यहाँ हर रेंज में एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है, जिसके पास वाहन भी होता है जी, और लोग तैयार रहते हैं। वो सूचना मिलते ही फटाफट कम्युनिकेट करते हैं और पता करते हैं। जो ही बड़ा फायर रहेगा तो बड़ी टीम वहां पहुंच जाएगी, अन्यथा लोकल गांव वालों के साथ मिलकर उसको सुलझा लेते हैं। और उसमें ये भी रहता है कि जैसे हमको सूचना मिली, इसके बाद उसका फॉलो अप एक्शन ऑनलाइन हम उनको सूचना देते हैं कि ये कितने एरिया में आग लगी, आग बुझा दिया गया। और आजकल तो एक नया सिस्टम पिछले 3 साल से हो गया है कि अगर बड़ी आग है तो वो लगातार मॉनिटरिंग करती है FSI, हमको लगातार उसकी सूचनाएं देती है, हम भी नीचे देते हैं। जब तक उसको बुझ नहीं जाती तब तक वो लगातार सूचना आती रहती है। सिंह साहब, क्योंकि जब आग की बात है तो हमारे इस कार्यक्रम को जो है वो ग्रामीण इलाकों में, जो वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो तो सुन ही रहे हैं, शहरी इलाकों में रहने वाले लोग भी सुन रहे हैं। तो शहर में यदि किसी स्थान पे आग लगती है और जंगल में यदि कहीं कोई आग लगी हुई है, उसमें किस किस्म का अंतर होता है, उसके बुझाने के तरीके में क्या अंतर है? देखिए, शहरों में जो आग लगती है जी, उसमें किसी घर में आग लगेगी तो उससे लाइफ खतरे में आती है, जी, बड़ी प्रॉपर्टी खतरे में आती है, जी, और इस नाते उसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा हो जाती है। जी, यहाँ की फायर फाइटिंग के तरीके आसान हो जाते हैं। आसान ये होते हैं कि आप तत्काल सूचना दीजिए, या आपके घर में भी पानी के साधन हैं, मतलब आप तत्काल प्रयास कर सकते हो कि उसको पानी की पाइप चालू किए और आग बुझाने की प्रक्रिया चालू हो गई। फायर ब्रिगेड आया, पानी लगाया और बुझा दी। जंगलों की आग में इस तरह की बहुत बड़ा इशू नहीं रहता, क्योंकि वो वहां लाइफ थ्रेट नहीं है। जी, यहाँ पे आमतौर पे सरफेस फायर ही लगता है, जो सतह पे डेब्रिस रहते हैं वही जलते हुए क्रम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी,
तो लाइफ थ्रेट नहीं रहता, इसलिए वो उतना बड़ा इशू। दूसरा, ये बुझाने के तरीके में ये होता है कि हमारे पास संसाधन एकदम सीमित होते हैं जी। मतलब जो सबसे बड़ा संसाधन हमारे पास रहता है वो ये रहता है कि हम एक चौड़ी सी फायर लाइन बना दें। जैसे ये आग जलती हुई आ रही है जी, तो उससे 10 मीटर दूर एक चौड़ी सी पट्टी बना दें जिससे जलते जलते वहां जाके बुझ जाए। पत्तों की लेयर जमी रहती है, 4-5 मीटर में साफ कर दी थी तो जलते जलते आएगी, बुझ जाती है जी। उसके लिए एक ब्लोअर इस्तेमाल करते हैं ओके। जो कंधे पे लगा के मजदूर रखे रहता है, पेट्रोल से चलता है और हवा देता है तेजी से, फटाफट वो साफ कर देता है। तो साधन हमारे पास बहुत सीमित, पानी तो मिलता ही नहीं। अगर हम वहां पे फायर ब्रिगेड ले भी जाना चाहें तो पता लगा पहुंचेगी ही नहीं। बिल्कुल। तो रास्ते भी हर जगह नहीं होते। सिंह साहब, इस कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि खासतौर से जो वन क्षेत्रों में या उसके आसपास रहने वाली जो आबादी है उनके नाम एक अपील करें कि वो क्या चीज ना करें ताकि हमारी जो वन संपदा है उसको नुकसान ना पहुंचे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, वन के आसपास के रहने वाले लोग अपने क्षेत्रों में कहीं भी आग न लगने दें। अगर आग लगी है तो उसे स्वयं सक्रिय होकर बुझाएं, क्योंकि आपके पास के जंगल का सबसे अधिक फायदा आप ले रहे हो और आप तभी ले पाओगे जब जंगल सुरक्षित रहेगा। और शहरी क्षेत्र के लोग भी वहां से गुजरते हैं, तो ऐसी कोई असावधानी न करें जिससे जंगल में आग लग जाए। और अगर आग कहीं लगी है आप बुझा सकते हैं, अपने साथियों को लेकर आग को बुझा दें। अगर नहीं बुझा सकते हैं तो जो भी आपके आसपास फॉरेस्ट का अधिकारी या ऑफिस हो वहां पे सूचना दें जिससे हम उसको बुझाने की कार्रवाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये कई लोगों के लिए एक नई किस्म की जानकारी होगी, क्योंकि जंगल में आग लगने की घटनाओं के समाचार तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या कारण होते हैं, किस तरह से उसे बुझाया जाता है, ये कई लोगों के लिए पहली बार ये जानकारी मिली होगी। तो आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में आज का यह अंक अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।